बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इख्तलाफी बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुलाकातों, राब्तों, तुंद तेज़ बयानात का सिलसिला जारी है। कल अपोजिशन की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और PMLN के टॉप लीडरशिप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। और आज मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के दरमियान। और अब फैसला यह किया है अपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने कि ईद उल अजहा के बाद अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाएगी, जिसमें जो APC का एजेंडा है उसकी हतमी तश्कील के लिए दीगर अपोजिशन की जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। कमर जमान कारा साहब और एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दोनों जमातों के दरमियान ये इत्तेफाक किया गया है, इस अज़म का इज़हार किया गया कि इस मौजूदा हुकूमत को मजीद गुंजाइश देना वो उनके लिए इसके लिए तैयार नहीं है और उनके मुताबिक ये मुल्क के फायदे के लिए नहीं है। आपके इल्म में है कि वीकेंड पे वज़ीर आज़म इमरान खान भी लाहौर गए थे, वहां इनकी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, अरकान सूबाई कौमी असम्बली से मुलाकातें हुई। प्राइम मिनिस्टर ने एक मरतबा फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में दोबारा अज़म का इजहार किया, रीएट्रिएट किया अपनी कुल्ली सपोर्ट, और उन्होंने कहा कि पंजाब में डिलीवर करने के लिए उस्मान बुज़दार साहब जो है मजीद काम भी करे और जो उन्होंने अब तक काम किया है उन पर तसल्ली का भी इजहार किया। दूसरी तरफ जो मामला मीडिया में और सियासी हल्कों में ज़ेर बहस है वो कैबिनेट डिवीजन की जानिब से वज़ीर आज़म के मुशीरों और जो मामनीन खसूसी हैं इनके असासों की तफसीलात अब पब्लिक कर दी गई हैं। और इस जो पब्लिक की गई तो इसमें पता चला कि इन मामनीन खसूसी में से जो 4 हैं उनकी दोहरी शरीयत है, उनके पास वो दोहरी शरीयत के हामिल हैं, जबकि 3 के पास दूसरे ममालिक की PR है, यानी कि मुस्तकिल रिहाइश का कार्ड है या उसका परमिट है। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि सियासी बुनियादों पर, कानूनी बुनियादों पर और इखलाकी बुनियादों पर बहस हो रही है। आज पार्लियामेंट में भी इसकी गूंज हमें सुनाई दी, चाहे वो कौमी असम्बली का इजलास हो, सेनेट का इजलास हो। हुकूमती हल्कों का यह कहना है कि हस्बे वादा पहली मरतबा रिवायत डाली गई है कि माजी में भी एडवाइजर्स लगते रहे और प्राइम मिनिस्टर को आइन में गुंजाइश भी हासिल है अपने एडवाइजर्स कायम करने की। और SAPM जिन्हें कहते हैं स्पेशल असिस्टेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर, उनकी असासों की तफसीलात शेयर की गई हैं। तो ये इन्होंने रिवायत कायम की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और आज तो मुराद सईद साहब ने कहा कि अपोजिशन को चाहिए कि वो भी अपने तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली की जो असासे हैं और जो उनकी वाइटल इंफॉर्मेशन है शरीयत के हवाले से वो भी शेयर करें। जबकि अपोजिशन की जानिब से PTI का जो एक सियासी मौकफ रहा है बिलखसूस अकामा होल्डर्स के हवाले से, आपके इल्म है कि ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब और नवाज शरीफ साहब के भी अकामे थे, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त अपोजिशन भी थी इन पर भरपूर उन्होंने तनकीद की थी। अब PMLN और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अकामा होल्डर्स के हवाले से जो नुक्ता नज़र था अब चूंकि दोहरी शरीयत और परमानेंट रेजिडेंसी साबित हुई है प्राइम मिनिस्टर के जो SAPMs हैं, तो इस हवाले से PTI को हदफ तनकीद ठहराया जा रहा है। इन हवाले से पहले प्रोग्राम के हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे। हमें वाया स्काइप ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है हलीम आदिल शेख साहब ने, जो पार्लिमानी लीडर भी है सिंध असम्बली में। उनको वेलकम करते हैं। और हमें लाहौर स्टूडियो से चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे मलिक अहमद खान साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब असम्बली के। उनको भी हम जब वो आएंगे तो वेलकम करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब, आपको वेलकम करते हुए आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बताइएगा, और सबसे पहले तो जरा अपोजिशन के नुक्ता नज़र पे आ जाते हैं। लाहौर में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर गए और शिबली फराज साहब ने भी ट्वीट किया, और चूंकि इस्लामाबाद जो दारुल खिलाफा है वहां पर बड़ी बाज़गश्त थी और चेमे गोइयां थी, कहा जा रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब को शायद चेंज किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी नफी की शिबली फराज साहब ने, जो आपकी वफाकी हुकूमत के तर्जुमान है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने दौरे लाहौर के दरमियान दोबारा अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया उस्मान बुज़दार साहब को। इसके बाद हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में मौजूद है, उनकी शहबाज शरीफ से फोन पर बात हुई, आज नून लीग के वफ्द से मुलाकात हुई है। क्या अब ये खतरे की घंटी आप लोगों के लिए कि PMLN और पीपल्स पार्टी अपोजिशन की APC बुलाने जा रही है ईद उल अजहा के बाद? हलीम आदिल शेख साहब, देखिए, मैं समझता हूं कि ये तो पिछले साल से APCs हैं और रेंटल धरने हैं, तमाम कुछ तो चल रहा है, कोई नई खबर तो नहीं है ना। APC आना, खाना, बजाना, बैठना, चले जाना। और आप देखिए इसके अंदर बिलावल साहब को तो आपको पता है कि उनको खौफ है। जब से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी फौरी तौर पे एहतसाब की अदालतें अपना काम करें, मतलब इंसाफ और एहतसाब को तेज किया जाए, तो उस रोज से लगता है कि बिलावल साहब को कोरोना के खौफ से भी निकल गए, सिर्फ दूसरा खौफ उनको लग गया है
जो अच्छा। लाजिम बात है कि एक बहुत बड़ा खौफ है इस वक्त। उसकी वजह से एपीसी नई बात तो नहीं है ना। आप बताइए, पिछले साल क्या कुछ नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान को रेंटा धरना करके ये लोग लेकर आ गए, जिसको सब जानते हैं कि उसमें फाइनेंस किसने किया, उसको फंड किसने किया, उसका आइडिया किसने दिया, उसको चलाया किसने। मौलाना साहब, चलो खर्चा हमारा, फटीक तो आडी, इसके ऊपर चलेगा तो ये एपीसी कुछ आप नहीं कर इसको सकती। वो कहते संजीदा हैं नहीं लेते, आवाम। ऑपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ सफ़े आरा होना आपके लिए कोई परेशानी का बायस नहीं है? देखिए, उनकी अपनी सफ़ें महफूज नहीं है, उनकी सफ़ों में एक सब भाग दौड़ है। पीएमएलएन की सफ़ों में तो ये वो कहते हैं हमारे लीडर्स हमें कुछ छोड़ के चले गए और कुछ में उन्होंने आपको आइसोलेट किया हुआ है। तो अपोजिशन की अपनी सफ़ें इस वक्त तितर बितर हुई है। और क्या, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, ये इससे थोड़ी चलता है। बिलावल साहब में क्या वो लीडरशिप है? ये चाहती है, समझते हैं कि ये बेनजीर भुट्टो को रिप्लेस कर सकते हैं। वो हमने देखा कि वो जो सीओडी साइन हुए थे, सारा कुछ हुए थे, वो और सिनेरियो था, सब कुछ था। यहाँ तो जान बचाओ तहरीक चलाओ चल रही है इनकी। जब जब देखते हैं कि शिकंजा, लाजिम अदालतें एक्टिव हो रही हैं और एक करप्शन की चीजें सामने आ रही हैं, तो ये उस पर और तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। मैं नहीं समझता कि एपीसी बुलाना, चाहे एपीसी बुलाना हक है, इसमें कोई इतराज नहीं करते। एपीसी ठीक। बुलाना, बात करना अपोजिशन का राइट है। इश्यूज को उजागर करें, तनकीद करें, खुल के करें। लेकिन ये जो कहते हैं हम एपीसी बुलाएंगे, जैसे बिलावल साहब ने कहा था कोरोना की फिक्र नहीं है, हम जाएंगे और उनको बाहर निकाल के फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कौम ने एतमाद किया इमरान खान साहब के ऊपर, और ठीक। अब कौम समझ रही है कि अगर मजीद सीटें और इमरान खान साहब को दी जाती तो आज ये जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डिलीवर करने में, वो भी ना होते। क्योंकि बैसाखियों पे कहीं कहीं हमें खड़ा होना पड़ता है। तो ये कौम समझ रही है कि इमरान खान से ज्यादती हो गई। अगर मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी होती, आज पाकिस्तान का नक्शा कोई और होता, आज डिसीजन मेकिंग कुछ और होती, आज फैसले कुछ और अंदाज से हो रहे होते। अब 2 कदम आगे बढ़ते हैं, आधा कदम कभी कभी पीछे भी आ जाना पड़ जाता है। तो ठीक। कभी इत्तेहादी निकल जाता है, कभी कोई निकल जाए। इशू, मेजर इशू जो है। ओके, अब जरा तो उस पर आते हैं अली मादिल शेख से, चूंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर बात है एक बड़े मरकजी रहनुमा भी है। ये जो आप लोगों ने एक अच्छा काम किया और उसकी तारीफ करनी चाहिए कि जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स हैं और एडवाइजर्स हैं फेडरल कैबिनेट पे, उनके असासे जो है वो पब्लिक कर दिए और कैबिनेट डिवीजन नोटिफिकेशन कर दिया। लेकिन इस पे जो चीज़ सामने आई है और जिस पे अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा आज क्रिटिसाइज भी कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि दोहरी शरीयत वाले जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के अहल नहीं है। जैसे आप सिंध असम्बली के मेंबर नहीं बन सकते अगर आप ड्यूल नेशनल हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया। लेकिन अब अगरचे कानूनी कोई कतगन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एक मॉरल ग्राउंड लिया हुआ था और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब वो अपोजिशन में थे कि जो ड्यूल नेशनल्स हैं वो काबीना में नहीं बैठ सकते और फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। अब चूंकि ये आप लोगों ने खुद ही पब्लिक की है इंफॉर्मेशन, इसमें आप प्राइम मिनिस्टर के जो 4 मामले खसूसी हैं उनके पास दोहरी शहरियत है और ज़ाहिर बात है अहम वजारतों में है। नदीम बाबर साहब बड़े अहम है, पिछले दिनों पेट्रोलियम के इशू के लिए सामने उनसे भी गुफ्तगू की। ज़ाहिर बात है पावर में शहजाद कासिम साहब हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर जुल्फ़िकार बुखारी साहब का भी अपना एक रोल है और उनकी बहुत ज़्यादा कमेटीज़ के भी मेंबर बनते हैं। इसके साथ में तानिया साहिबा जो हैं वो भी फॉरेन नेशनल हैं, वो डिजिटल पाकिस्तान को हेड कर रही हैं। और साथ में 3 जो हैं उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी, जिनमें मुईद यूसुफ साहब हैं और शहबाज गिल साहब हैं और नदीम अफजल गोंदल साहब। तो ये जो आपका बयानिया है, अब अपोजिशन कह रही है ये आपको हॉन्ट करेगा, क्योंकि अकामा जब निकले थे तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा तनकीद इस नून लीग पर की थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या फर्क है अकामा और पीआर में, परमानेंट रेजिडेंसी में? गधे और घोड़े में फर्क देखा आपने? दोनों की टांगी 4 टांगे होती हैं, कान भी होते हैं, सब कुछ, दुम भी उतनी बड़ी होती है, कोई समझ जैसी लगती है, लेकिन जब देखने जाइए तो जमीन आसमान का फर्क होता है। फर्क है। प्राइम अच्छा। मिनिस्टर ने जितने हमारे कुछ चैनल जो चीजें चला रहे हैं, चला दीजिए, आप पीटीवी भी चला दे। वो कह रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। आप देखिए, हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई एडवाइजर नहीं है, कोई मेंबर पार्लियामेंट जो ड्यूल नेशनल नहीं है। क्या ये कामयाब पाकिस्तानी जो दुनिया जहान को सर्व कर रहे थे, जिनके अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, क्या हम उन लोगों को लाकर, देखिए कोई वजीर तो नहीं है ना जिसकी ड्यूल नेशनलिटी है, कोई वजीर तो ऐसा, मुशीर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये बताइए क्या पहले कोई ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने किसी मुल्क के, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऐसे पीएम्स की, अपने मुशीरों को कहा हो जाओ पब्लिक कर दो? चीनी कमीशन खुद पब्लिक कराती है गवर्नमेंट, ये सारी रिपोर्ट खुद पब्लिक। या तो होना कि जी आपने कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करके कोई जर्नलिस्ट लेकर आ गए, उन्होंने धमाका कर दिया, तहलका मचा दिया, जी ये निकाल लिया। जी। खुद दे रहे हैं, कौम को बताना चाह रहे। पीआईए का अगर अच्छा हुआ बुरा हुआ, मुख्तलिफ राय है उसमें, लेकिन इतने एक्सीडेंट्स हो रहे थे, पता चला हादसे हो रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये लोगों के फर्क है। ऐसे पीएम्स का जो काम है वो फाइल पे, वो प्रूफ नहीं करते फाइल,
उनके पास से डिसीजन नहीं होता, वो मशावरत करते उनकी हैं, राय शामिल मशवरे होती है और देते उसको हैं। कितनी तकवीयत राय हासिल होती है? राय अल्टीमेटली देखिए, राय तो ये हमारे पाकिस्तानी है, या तो कहे कि जी या तो ये कॉल या कानून में ये नहीं है, आइन में ये नहीं है। नहीं, और मैं बता मैं दूं मोरालिटी कि के प्राइम हवाले से मिनिस्टर ने बात जब कर रहा हूं। कहा, अली मादिल शेख साहब, मुझे मालूम है कि कानून में नहीं है, तो फिर देखिए अकामा की भी तो इजाजत थी ना, वो उसकी भी कतगन नहीं थी, उस पर तो आप लोग बड़े बरसे थे कि ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है देखिए वो अकामा होल्डर है, एहसन अकामा, इकबाल जो वजीर जी दाखिला है वो जी अकामा जी मैं होल्डर है, बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब अकामा होल्डर हैं। केबला, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वो वजीर थे, वो एमएनए थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, और वो जाके किसी सेठ की नौकरी कर रहे थे। दोनों में फर्क है। मैंने जैसे कहा गधे घोड़े वाला, दोनों में फर्क है। वो एक वजीर आजम किसी सेठ की नौकरी करता है, एक वजीर खारजा किसी सेठ की नौकरी करता है। ये लोग ना वजीर है, वजीर के पास आप देखिए फुल मिनिस्टर जो होता है उसके पास इख्तियार होता है, समरी साइन करके भेजता है। ऐसे पीएम के पास इख्तियार नहीं होता कि वो कोई डिसीजन अपना दे दे। वो चीजें फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं, इसमें जो लोग हैं हमारे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में सर्व किया हुआ बाहर जाके। हम तो कहते देखें, पिछले 10-15 सालों में ब्रेन ड्रेन हो गया है। हमारा नौजवान जो यहाँ से पढ़ता था, अच्छे दिमाग का निकल जाता था, वापस नहीं आया। ठीक। हमारी तो अच्छा, ख्वाहिश ये होनी आपने चाहिए सही कि कहा। वज़ीर डॉक्टर आज़म वापस इमरान आए, खान साहब का ये इंजीनियर। भी कहना था, अली मादिल शेख साहब, उनका ये भी हमेशा से कहना रहा है कि वो लोग पाकिस्तान की फैसला साजी में शामिल हो। आपने कहा फैसला नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं कि काबीना की मीटिंग्स में नदीम बाबर साहब भी बैठे होते हैं, जुल्फिकार बुखारी साहब भी बैठे होते हैं। जाहिर बात है वहाँ अपनी राय का इजहार भी होता होगा। पेट्रोलियम डिवीजन के हवाले से नदीम बाबर साहब से हमने सवालात भी किए, उस सारे इशू को भी समझ रहे थे, फिर उनके असासे भी सामने आए। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि सब लोगों की जो जितनी भी उनकी लॉयल्टी है वो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के होने साथ चाहिए। ड्यूल नेशनल्स की जो है वो उसमें थोड़ी सी जी तकसीम आ जाती है, मुनकसिम हो जाती है उनकी लॉयल्टी, और तमाम असासे पाकिस्तान में होने चाहिए, बैरून मुल्क असासे नहीं होने चाहिए जो कि हुक्मरान जमात में हो। तो वो उस हवाले से भी ये सवाल उठा रही देखिए, है अपोजिशन। नहीं सवाल बिल्कुल जाए, अपोजिशन का राइट है वो करे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा आपसे, कैबिनेट में बैठकर राय देना और बात है, फैसला साजी डिफरेंट बात है। अच्छा। फैसले करना वो अलग है, राय देना अलग। दूसरी बात, क्या इनमें से किसी एक शख्स ने क्या गवर्नमेंट में आने के बाद पैसे बनाया? क्या जो असेट्स हैं इनके अब आए, या इनके असेट्स अगर गवर्नमेंट में आने के बाद बढ़ चुके होते? जैसे आपको पता है 1998 से लेके 2018 तक 549 बिलियन रुपीस, 549 अरब रुपए पीएमएलएन के लीडरान के असासों में, शहबाज शरीफ के असासों में 549 अरब का इजाफा हुआ है। 98% असासे बढ़ गए। अगर इनके देखिए, प्राइम मिनिस्टर को क्या मुसीबत पड़ी थी, लेकिन यही तो तब्दीली है, यही तो एक नया पाकिस्तान है कि अवाम को, पूरी कौम को पता हो। ठीक है, एडवाइजर्स हैं, सहतीम जाओ अपनी, तुम भी जाके, बेशक आप पे कोई पाबंदी, हम पे पाबंदी है, मैं मेंबर असेंबली हूं, लेकिन अगर इन पर पाबंदी नहीं है, फिर भी ये खुद साख्ता पाबंदियां इमरान खान का जिगरा है। इमरान खान ही फैसला कर सकता है, यही प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, और ये तनकीद उनका हक है। लेकिन हकीकत ये सोचना चाहिए कि इतने अच्छे अच्छे लोग, क्या ये लोग हमें मुल्क को क्यों ना हमें अपनी अपनी फील्ड्स कराकर आगे लेके जाए? तबाह कर दिया है, पेट्रोलियम तबाह, पावर तबाह, सारी फील्ड तबाह हो चुकी हैं। उसमें अगर अच्छे लोग आके कोई अपने मशवरत देते हैं, मशवरे देते हैं, पाकिस्तान चले को हमारे अपना साथ आप हिस्सा अली डालते मादर शेख हैं, साहब हमारे साथ ही क्या रहेगा। बुराई है? मलिक अहमद खान साहब ने पीएमएलएन के मरकजी रहनुमा, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। मलिक अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। अली मादर शेख साहब जो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असेंबली में, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनसे मेरा यही सवाल था, चूंकि आप थोड़ा सा देर से आए तो उनसे हमने 2-3 सवालात किए, अब आपसे हम करेंगे। और अली मादर शेख साहब आपका मौकफ सुनेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं दोहरी शरीयत के हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि हमने खुद से अपने एडवाइजर्स और एससीपीएम्स के असासे जो हैं वो जाहिर किए हैं, और इस पर कोई कबात नहीं है, कानून कोई कदगन नहीं है। वो डिसीजन मेकर्स नहीं होते, मामले खसूसी जो होते हैं, एडवाइजर्स डिसीजन मेकर्स होते हैं। मामले खसूसी की राय ली जाती है एक्सपर्ट से अपने अपने फील्ड के, इस पर कोई कबात नहीं है। और उनके आने के बाद जब से वो इक्तदार में, उनके असासे नहीं बढ़े, तो फिर आप लोग क्यों कर इस पर तनकीद कर रहे हैं? मलिक अहमद खान साहब। जी अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस बात को दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूं कि एक तो उनकी असासों वाली बात, और एक के वो उनकी दोहरी शहरियत और मुआवने खसूसी होने चाहिए काबीना में कि नहीं होने चाहिए। अच्छा देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि इस मुल्क का जो निज़ाम हुकूमत है वो आइन ने वज़ा कर दिया है कि वो पार्लिमानी है जी, तो ये बुनियादी ढांचा तो उसने तश्कील दे दिया कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा मुल्क के अंदर। अब पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के नतीजे में ही काबीना अपनी अथॉरिटी ड्राइव करती है फ्रॉम पार्लियामेंट, ठीक, उसी को ही आंसरेबल होती है, और काबीना किसी को आंसरेबल नहीं होती।
तो इसमें जो बुनियादी मामला है वो ये है कि नॉन इलेक्टेड लोग पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा। और अगर कभी आपने अनइलेक्टेड पीपल को अपने साथ लेना हो तो उसकी जो सूरत होती है वो मुख्तलिफ होती है। उन काबीना के अंदर उनकी शमूलियत जो है वो आइन की रूह से वो दुरुस्त नहीं है। और अगर ये कदगन के दोहरी शहरियत का शख्स जो हामिल है वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं हो सकता, तो पार्लियामेंट क्योंकि अपनी अथॉरिटी और अपनी आंसरेबिलिटी दोनों कैबिनेट जो है वो पार्लियामेंट के सामने होती है और पार्लियामेंट से डिराइव करती है, तो फिर उसी असूल के ताबे कैबिनेट का मेंबर भी जो है वो दोहरी शहरियत का हामिल नहीं हो सकता। अच्छा। और ये फैसला जो तय हुआ, ये कब तय हुआ कि जब एक आपको याद होगा रहमान मलिक साहब का केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने जी। तो असूली तौर पे मैं इसका हामी नहीं हूँ इस बात का, लेकिन क्योंकि ये ऐसे ही है और आइन में ऐसे ही दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आइनी हैसियत की वजाहत पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की ही बुनियाद पर और बुनियादी ढांचे की तफसील बयान करते हुए तय कर दी है। अच्छा। तो फिर उसमें ये बात तय हो गई कि ये जो गैर मुंतखब अफराद हैं अनइलेक्टेड पीपल, इसी हवाले से कुछ दिन कबल आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने भी ये कहा कि समझ नहीं आ रही कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में गैर मुंतखब अफराद काबीना में क्या कर रहे हैं। तो ये बुनियादी बात जो है ये पहले से तयशुदा है। अच्छा। तो इसमें ये बहस कि वो काबीना में वो फैसले जो हैं वो सिर्फ उनसे राय ली जाती है, तो ये भी बिल्कुल कोई दिस इज अनएप्रीहेंडेबल ऑल्सो, क्योंकि कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वजीर आजम अपने तौर पर उनका फैसला नहीं होता, वो कैबिनेट का फैसला होता है और कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल अपने तमाम किए गए फैसलों के लिए। ये बातें भी सारी बहस हो चुकी हैं 70 साल में, कई दफा कोर्ट्स के सामने जा चुकी, तय पा चुकी, ये कोई नई बात नहीं है जो हम कर रहे हैं। लेकिन मलिक साहब का क्लेम एक माजिद, लेकिन आपके दौर में भी इरफान सदीकी साहब इलेक्टेड नहीं थे, वो वज़ीर आज़म के मुशीर थे, फिर शुजात अजीम साहब को हवाबाजी का मुशीर बनाया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब ऑब्जर्वेशन आई, फिर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शुजात अजीम, उनकी भी ड्यूअल नेशनैलिटी थी। तो वीए जाफरी साहब की भी मिसाल दी जाती है। तो आप कह रहे हैं पार्लिमानी निजाम में तो हमने देखा है कि माजी में आप लोगों के दौरे हुकूमत में भी रहे और पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे। इसको यहाँ रोक लें बात को। उसकी वजह यह है कि मैंने आपसे कहा कि असूली तौर पे हम इसके हामी नहीं थे। अच्छा। और हमारे साथ क्योंकि जिन अफराद का आपने जिक्र किया, आपने दुरुस्त किया कि ये लोग काबीना में अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहे, लेकिन इसमें एक नुक्ता बड़ा ही तफरीक जो है उसकी आपको कर लेनी चाहिए और वो एक क्लियर आपको डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करता है। वो नुक्ता ये है कि जब आपकी एक मैं बात कर रहा हूँ आईनी और वो कानूनी बात जो सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से, अब इसका एक सियासी पहलू है। वो अब सियासी पहलू मेरा ये कभी भी नुक्ता नज़र या मेरी जमात का ये नुक्ता नज़र, इससे कबल जब इमरान खान ने अपनी बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस नुक्ते के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब के अकामे पे, एहसन इकबाल साहब के अकामे पे और इसी तरह उन्होंने दूसरे कुछ रहमान मलिक साहब के डिस्क्वालिफिकेशन के टाइम पर जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब के पास भी अकामा था ना सर? नहीं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो थी वो नॉन डिक्लेरेशन की एक बुनियाद पर कोर्ट ने की थी। ऑफ अकामा नहीं, वो उनकी नॉन डिक्लेरेशन थी कि वो उन्होंने अपनी जो एक रिसीवेबल इनकम थी वो डिक्लेयर नहीं की हुई। ठीक। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का कॉज और वो जो रेशियो डिसाइडेंडी थे जिस बुनियाद पर फैसला किया गया था वो ये था। और ये जो मैंने भी आपसे बातें की हैं वो मैंने इसलिए की हैं कि अगर आप एक तो ये कहें कि जी ठीक है आपकी काबीना में भी तो गैर मुंतखब अफराद थे, तो गलत था, बिल्कुल गलत था, नहीं होने चाहिए। आप समझते हैं कि गैर मुंतखब अफराद को वफाकी काबीना कैसा नहीं होना चाहिए मलिक अहमद खान साहब? पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सिर्फ मुंतखब अफराद को यह हक हासिल है कि वो काबीना का हिस्सा। ठीक है, ओके। अब दूसरा नुकता ये है कि आज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की भी मुलाकात हुई है और आप लोगों ने कहा ईद उल अजहा के बाद जो है वो एक एपीसी बुलाई जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यही सवाल मैंने हलीम आदिल शेख साहब से रखा था। वो कहते हैं एपीसी तो पहले भी आप लोगों ने बहुत की, फिर मौलाना साहब कंटेनर पे भी आए, उन्होंने लॉन्ग मार्च भी की, नतीजा कोई नहीं निकला। तो ये कितनी कोई सीरियस एपीसी होगी मलिक अहमद खान साहब? और चूंकि मैं एहसन इकबाल साहब को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पंजाब बचाओ तहरीक का भी कोई उन्होंने इरादा जाहिर किया था। आपके नाकिदीन और हुकूमती हलकों के कहना है कि पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान चूंकि एक मिसट्रस्ट है तो सिर्फ बयानात हैं,
अमली तौर पे बजट पे भी आप लोगों ने कहा बजट नहीं पास होने देंगे, इन्होंने अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ दिखा के अपना बजट पास करा लिया। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो पास हो गया। और माजी में भी कोशिश की, अभी आप नोट करें 160 हुकूमत के पास थे, आप लोग बस 119 थे बजट में। तो नंबर जब इकट्ठे करने की बात आती है, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद थी उसमें भी कामयाबी नहीं मिली, तो इस दफा ये कैसा सीरियस चैलेंज देने जाएंगी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एज फार एज एपीसी इज कंसर्न? अच्छा देखिए, मैं इस पे आपकी इजाजत से फिर आपके इस बात को, क्योंकि इसमें आपने 3-4 बातों का जिक्र किया, तो जी मैं इसको फिर 2 या 3 हिस्सों में मुख्तसरन तकसीम कर देता हूँ। जी जी पहला तो कि सेनेट में क्या हुआ, तो सेनेट में वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, किसी भी हुकूमत के लिए अपने वसाइल को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के मेंबरान के वोट्स को विन ओवर करना, इससे बड़ी सियासी शिकस्त, इखलाकी और नजरियाती एतबार से अपनी तबाहकुन एक अप्रोच से ज्यादा मैं इसे और कुछ नहीं कह सकता। साहब, जिन्होंने की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की ना, चाहे वो आपकी सफों में थे या पीपल्स पार्टी की सफों में थे। अच्छा, ये देखिए ना, एक सीक्रेट बैलेट है, और सीक्रेट बैलेट में अगर आप किसी को साइलेंटली विन ओवर कर लेते हैं, तो जो विन ओवर कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है एक ऐवान बाला जैसे मुकद्दस अदारे के तकद्दस को इस तरह से पामाल करने का। अब सीक्रेट बैलेट में मेरे पास कोई और अदर देन द स्क्रीनिंग ऑफ द वोट कोई और तरीकाकार नहीं, और वो हुकूमत के इख्तियार में और वो सेनेट सेक्रेटेरिएट के कंट्रोल में और गवर्नमेंट के एब्सोल्यूट डोमिनियन में, तो मैं तो स्क्रीनिंग भी नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात आपने की कि ये एपीसी जो है, ये इस वक्त तो देखें, ये जो पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब की कॉल थी, और आज अभी हुकूमत को 2.5 साल ऑलमोस्ट, ये तीसरा बजट इनका आ गया, तीसरे साल में गवर्नमेंट चली गई है जी। अवामी इस्तराब, मिस गवर्नेंस, मुआशी सूरत हाल, लोगों के अंदर बढ़ती बेचैनी, महंगाई की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, पूरे पाकिस्तान के अंदर पीएसडीपी का एब्सोल्यूट कोलैप्स, फेलियर, जो कि आपके मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी होता है, गिरती हुई ज़री तरक्की, ये एपीसी का एजेंडा है सर? ये एपीसी का एजेंडा होगा, इसलिए आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं? देखेंगे जिससे अवाम को तकलीफ हो, जिससे 22 करोड़ अवाम एक मुसलसल कर्ब की सूरत में हो। महंगाई आज डॉलर देखें अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आज आटा जो है वो आपको कहीं इतना महंगा तारीख में कभी नहीं हुआ। 1900 रुपए की मन गंदम आप खरीदते हैं। ठीक है, चीनी की मलिक साहब इसका जवाब ले लेते हैं, मेरे साथ ही रहेगा। अली बादल शेख साहब, मलिक साहब कह रहे हैं ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बड़े बड़े जो उसमें गैप्स है, इसकी वजह से ऑपोजिशन जो है वो अवाम की इन मुश्किलात की वजह से इकट्ठी हो रही है और आप लोगों के खिलाफ जो है वो अलमे जंग जो है उसका आगाज करने जा रही है। देखिए, एक तो मुझे गवर्नेंस का मतलब शायद मैं समझना चाहूँ, अभी पंजाब की भी बात, चूंकि मलिक साहब मोहतरम खुद पंजाब से हैं असेंबली में, तो पंजाब गवर्नमेंट की बात होती है, गवर्नेंस की बात होती है, ये हो गया। तो मैं कहता हूँ गवर्नेंस का मतलब क्या है कि बारिशों में तिरछी टोपी लगाकर, लॉन्ग शूज पर पहनकर, पानियों में छाले मारने का गवर्नेंस है? क्या लाहौर की कुछ रोड्स को, एयरपोर्ट के इलाके को ग्रीन कर देना, नहर के आगे पीछे दरख्त लगा देना, फूल बेटे लगा देना, लाहौर में रोडें बना देना, क्या वो पंजाब की गवर्नेंस है? क्या रहीम यार खान में सब ठीक था? डीजी खान में सब ठीक था? मतलब मैं ओवरऑल पे पंजाब पे बहुत ज्यादा बात हो रही थी ना, आपके इंट्रो के अंदर भी था। मैं गवर्नेंस किसे कहते हैं? गवर्नेंस के अंदर मतलब आसूदा हाल हो, मेरे ख्याल में गवर्नेंस का ये डेफिनेशन कि अवाम आसूदा हाल हो। जी मैं बता रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन मैंने बताता हूँ कि क्या पहले सोने के चमचे लेके लोग बैठते थे, सुबह को घी शक्कर के नाश्ते करते थे? आप अवाम को तबाह बर्बाद तो इन सालों में किया गया ना। अब उसको ट्रैक पे लाने के लिए भाई सब कुछ करना पड़ेगा। इस साल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की अक्सर बात होती है, वो 270 अरब की करप्शन हो गई। आपको पता है 17-18 में कितने में थी? 15,700 अरब की करप्शन 17-18 के अंदर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में है, और 18-19 के अंदर 98% डिक्लाइन हुआ है। मतलब ये सब चीजें, मतलब पहले इसको, और आज मैं समझता हूँ उससे सूरत-ए-हाल जो इनके अदवार में, तो देखिए उसकी बात कर रहा हूँ, उससे बेहतर है बताइए ना आज की सूरत-ए-हाल। पीपल आर बेटर ऑफ टुडे। अरे क्यों बेटा, आप देखिए हमें आज कहाँ तोहफे में क्या देकर गए हैं? 5,000 अरब बताए ना कि अब आप लोग आज बेहतर हैं। 2.5 साल की आपकी हुक्मरानी हो गई है, पीपल आर बेटर ऑफ टुडे। क्यों नहीं?
तो अब कुछ कम तो नहीं हुआ ना। बात कौन कह रहा है कि आप देखिए, मैं बताता हूँ ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर देखें मलिक तो अहमद साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पे, आपको आवाज आ रही है नहीं मैं आ रही मेरा पता ख्याल है नहीं। बाद में मलिक साहब बिल्कुल जवाब दीजिए। मैं चाहूंगा कि बीच में ना आए, नहीं तो अजीब सा शो हो जाता है। मलिक साहब मोहतरम है, अगर पहले कुछ फरमाना चाह रहे हैं बेशक बात कीजिए, बाद में बात जी मलिक साहब फरमाइए, मैं फिर बताऊंगा कि हमने क्या किया, वो भी सुन अच्छा लीजिएगा। नहीं, आप मैं फरमाइए। जी बताइए मलिक साहब बताइए। वो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया है और आप लोगों ने जो है कोई खातिर खा काम नहीं किया, सिर्फ नमूदो नुमाइश पे ज्यादा बिलीव रहा है। अब सर मैं तो सिर्फ हंसा ही था, तो मेरे हंसने पे आपने वो कह दिया अपना हलीम आदिल साहब को, और मैं हंसा सिर्फ इस बात पे था कि आपका सवाल जो था वो आ रहा था बरमौका उस ये, तरफ मैं आ रहा था उस तरफ, आ रहा हूँ उस तरफ। आपका सवाल बरमौका ये था कि उसमें तो पूछा कि आप ये समझते हैं कि अवाम की हालत ज़ाहिर आज बेहतर है, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल समझता हूँ बेहतर है। तो मेरी इस पर बेसाख्ता हंसी निकल गई, इसके सिवा मैं कुछ नहीं। शेख साहब अपनी ये तो बात के अली मैं बात है शेख साहब, जी उनकी मैं आ रहा हूँ। बेसाख्ता हंसी निकल गई। आपको आप तो कहा था अपोजिशन जो है वो हंसेगी नहीं रोएगी, वो तो मुस्कुरा रहे नहीं, हैं मैं तो मलिक अहमद खान साहब। अल्लाह ना देखिए, करे कोई मेरी रोए। बात तो सुने। बात यह है कि मैं अब तो मैं अब मलिक साहब मुझे बात करने दीजिए, अब मुझे बात करने दीजिए जी प्लीज, जी, मैं अपनी प्लीज बात प्लीज कर लूं। प्लीज। बात यह है, हम तो फिगर्स के ऊपर बात करते हैं, मलिक साहब हंस ले वो कह मार ले, लेकिन जो उन्होंने हशर किया, हम बताते हैं कि इस 22-23 महीने के अंदर जो मेन चीजें सुन लीजिएगा मेरी। आप देखिए जी, ऑस्टेरिटी स्कीम इन लोग क्या करते, अमेरिका जाते थे किस किस तरीके से जाते थे, हमारे कप्तान के कैसे गए। 5,000 बिलियन का लोन रिपेड हुआ, 30% इंक्रीज इन टैक्स फिल्टर्स हुए, 17% इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन हुआ, स्टेबिलिटी इन स्टेट बैंक रिजर्व हुए, और इस सारे कुछ के बावजूद स्टेट बैंक से ₹1 का कर्जा पिछले साल नहीं लिया गया। 33% रिड्यूस हुआ पीएम हाउस के एक्सपेंसिव के अंदर। स्टेट स्टेबल इकोनॉमिक आउटलेट ऑफ मूडीज ने बता दी। आपको पता है कहाँ 79% डिक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मलिक साहब मोहतरम की खिदमत में अर्ज कर दूं, नो अमाउंट बोरो फ्रॉम स्टेट बैंक इन 22 मंथ्स। प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए हमने जी, अभी ठीक उसके बाद ये लास्ट वीक के तो अभी और आपके शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। 200 से ज्यादा शेल्टर होम्स बनाए गए, सेहत कार्ड्स का इजरा किस अंदाज से किया गया, ठीक। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया गया, और अब देखें हाइडल डैम्स बनाए गए, कंस्ट्रक्शन और गवादर एयरपोर्ट वो स्टार्ट हो चुका है। एहसास इमरजेंसी इतना बड़ा इस कोरोना के अंदर कुछ ठीक। सोच नहीं हाँ सकता वो था। कि एक सक्सेस स्टोरी, आई मस्ट एक्सेप्ट, एहसास एक इमरजेंसी इज अ बहुत बड़ी सक्सेस जी, स्टोरी। एक 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1,93,193 अरब रुपए जो है वो एहसास इमरजेंसी में दिए गए। कुछ सोच नहीं सकता। यहाँ तो आपको पता है वो मंसूर कौन था, पापड़ वाला और ये कैश वाला, टीटी वाला, उनको तो बहुत कुछ दिया गया, लेकिन गरीब आदमी को कुछ नहीं लिया गया। ML1 प्रोग्राम वो हमारा आ चुका है, इस्लामाबाद से DG खान तक 293 किलोमीटर का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। मैं कह रहा हूँ चले हलीम साहब, ये आपने अच्छी लिस्ट बताई है और ये आपने कहा बताया, जरा मलिक साहब से जवाब ले लेते। अभी आधी है मलिक साहब, अभी आधी है, आधी का पहले जवाब ले लेते सर। अच्छा, ये मलिक साहब जी हलीम भाई आधी का जवाब लेते। मलिक अहमद खान साहब, ये इन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स अपने बताए हैं। मैं मजबूर हूं कि मैं अभी सिर्फ जो शेख साहब ने लिस्ट दी है सिर्फ उसी की डाइसेक्शन करूं जी, और बाकी बातें फिर कभी किसी वक्त के लिए जी जी जी। अच्छा देखिए ना, जिसको इतना चैंपियन कर रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम, अब देखिए ये बेसिकली ये इट इज अगेन प्लेइंग फ्रॉड अपॉन द पब्लिक कॉन्शियंस। वो कैसे कि बिस्प का आपका प्रोग्राम है जिसमें आपने 3,000 रुपए अपने बिस्प के रजिस्टर्ड लोगों को देने हैं। अच्छा, उन्हीं लोगों को, रजिस्टर्ड लोगों को आपने उसकी पहली किस्त में उनकी 3 इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी करने के बाद उसके 12,000 का पैकेज अनाउंस किया और 4,000 रुपए आपने उसका रिलीज किया, और उसके लिए आपने कोई सेपरेट फंड उसके लिए सेपरेट फंड आपने मुख्तस नहीं किया। मलिक साहब 1200 अरब रुपए का जो पैकेज दिया उस पर शामिल था नहीं सर ये? नहीं सर, सुन तो लेना। 1200 अरब देखें, मैं जवाब दूंगा इस पे। मैं एक सेकंड जी मलिक साहब, एक सेकंड होल्ड ऑन। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुख्तस किए गए पैसे थे, उन्हीं पैसों के अंदर आपने इमदाद की वो रकूम जारी की। इसके अलावा आपने पिछले साल के बजट में कोई पैसे और मुख्तस नहीं किए, मुख्तसर बाकी है। और आप इस साल के बजट में इजाफा नहीं किया गया एहसास के प्रोग्राम में? सुन लेना, इसका छोटा सा जवाब दे दूं मैं शेख साहब, एक सेकंड सर, प्लीज फरमाइए। जी फरमाइए जी 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 मलिक साहब फरमाइए। वो उसमें सिर्फ ये किया गया कि गिमिक्री ऑफ वर्ड्स ये है कि आपने उसके, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट्स को इकट्ठा करके उस एक पैकेज को आपने डिक्लेयर किया, और ये उसी 200 अरब का हिस्सा है जो कि कोरोना आने से बहुत पहले प्राइम मिनिस्टर जिस एहसास प्रोग्राम का ऐलान कर चुके थे, अच्छा उसी को कन्वर्ट किया गया।
और दूसरी अनवर बात साहब, आप, इसमें छोटा सा जवाब अच्छा, दूंगा मैं। दूसरी शेख साहब एक सेकंड, जो आपने पहले लिस्ट दी है मैं शेख साहब आपसे जवाब ले ले तो पहले जरा मलिक अगर साहब मैं अपना नुक्ता एहसास नज़र का पूरा अगर करें। जवाब सुन दूं तो लें, पहले पे सुन लिस्ट तो पे आ लें भाई, जाइएगा। सुन अगर तो लें, एहसास पे थोड़ी सी बात कर लो, मिक्स हो जाएगा। अगर मेरी इजाजत बात तो दीजिए सुन। मुझे थोड़ी सी, अगर आप। जी 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 अच्छा, मेरी सुन तो लेना। अब मैं, यू एंड मी हैव होल डे, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आपके पास ही है। जी 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 अच्छा, इसके अलावा जो आपने अभी बात की, आपने सी पैक के उस मंसूबे के हिस्से का जिक्र किया जो कि पहले से कंसीव था, तो कोई हर्ज नहीं। अगर द्यामर भाषा पे आपने जाके कोई उनको को बजट मुख्तस कर दिया है तो देन वेलकम यार, वी विल अप्रिशिएट। ठीक। लेकिन अगर द्यामर भाषा पर जाकर आपने सिर्फ उसी परचेज लैंड पर, जिसकी पीएमएलएन के टाइम में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो चुकी हुई थी और कंप्लीट हो चुकी हुई थी, सिर्फ वहां पर आपकी लगी जो प्लेट है, आपको आपके इल्म में है कि वो प्लेट भी आपने सिर्फ वहां का दौरा करके इंतजामी कार्रवाई देखी है। अच्छा, फिर उसको आपने अपने उसमें डाल लिया। इसी तरह से जो आप बाकी जिन प्रोग्राम्स का जिक्र कर रहे थे, मैं जरूरी समझूंगा कि आपको मैं बताऊं कि अगर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान अगर जुर्म है, तो ये जुर्म शहबाज साहब ने किया, पीएमएलएन ने किया, हम बार बार करेंगे। अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बनाना जुर्म है, तो हम ये बार बार करेंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना लोगों के लिए ये जुर्म है, तो हम बार बार करेंगे। अगर बड़ी सड़कें और मोटरवेज बनाना लोगों के लिए ये रस्तो-कम के सही जराए पैदा करना ये जुर्म है, तो ये हम बार बार करते रहेंगे। ठीक है, आप इसका जवाब ले लेते हैं। से ये जुर्म कर बैठे जी, अब ये कर बैठे तो इसकी बड़ी सजा मिलती है। जी जी, ये बताइएगा अलीम आज़म से एहसास प्रोग्राम के वाले से जरा वजाहत कीजिएगा। देखिए, मैं बहुत आज भी मैं जब शो में पता चला कि मलिक साहब आ रहे हैं, तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई बैठ के कहने लगे मलिक साहब यार बहुत अच्छी बात करते हैं। तो मुझे लेकिन अफसोस हुआ अभी कि मलिक साहब से लाजिम बात है कि अच्छी बात करते हैं, लेकिन आज जिस अंदाज से उन्होंने बिस्प और एहसास को जिक्र किया, तो बिस्प में सिर्फ खवातीन को पैसे मिलते थे, ओनली खवातीन, और वो 48 लाख खवातीन थी, और वो उसके बाद बढ़कर वो क्या कहना चाहिए, वो खवातीन 40 लाख रह गए, 8 लाख उससे नाम निकल गए। और ये जो बेनिफिशरीज थे, ये 1 करोड़ और 61 लाख बेनिफिशरीज। पहले 1 करोड़ 20 लाख खानदानों का जिक्र किया, और उसके बाद 1 करोड़ 61 लाख खानदान, जिसमें से अगर 61 लाख में से आप निकाल दीजिए, 40 लाख निकाल दें, तो 1 करोड़ 20 लाख नए बेनिफिशरीज थे। बिस का 40 लाख लोगों में और 1 करोड़ 61 लाख लोगों में डिफरेंस, और ये 193 अरब रुपए किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बात हम यहाँ हमारे पीपल्स पार्टी वाले दोस्त तो कर लेते हैं जी, बीबी का पैसा, बीबी का पैसा, बीबी का पैसा, लेकिन मलिक अहमद खान जैसे एक सीरियस, सोबर, पढ़े लिखे, जो समझ से बात करते हैं, इनके सामने आने के लिए सोचना होता है यार कोई अच्छा बंदा बात करी। मुझे अफसोस हुआ कि मलिक अहमद खान साहब ने अपना जो खासा है कि वो अच्छी बात करते हैं, सही बात करते हैं, और अपनी अपोजिशन अल्टीमेटली तनकीद भी करते हैं तो बड़े वजन से करते हैं। और दयानवीर बादशाह का बता दें सर, दयानवीर बादशाह का भी बता दें, इसकी वजाहत कर दी अली मादिल शेख साहब। आ रहा हूं, तो मैं कहना चाहता, रिपीट करना चाहता हूं कि उसके बिस्प के बेनिफिशरीज थे 40 लाख खवातीन, और इसके बेनिफिशरीज है 1 करोड़ 61 लाख खवातीन और मर्द, जो कि मैसेज के थ्रू, जिसने घर बैठ के अपने गवर्नमेंट को मैसेज किया और मैसेज के ऊपर उसे घर पे 12,000 रुपए मिल गए। ये इस दुनिया में सर, ये तो आगे आपका बहुत अच्छा नुक्ता है और इसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं। साथ अच्छा, मैंने अगले सेगमेंट की तरफ जाना है। दयामीर बादशाह का बता दें। क्लोज करता हूं। मलिक साहब ने फरमाया अगर वो था तो हमने जुर्म किया, वो तो हम करेंगे, वो था तो जुर्म किया। तो मलिक साहब को ये भी कहते हैं कि जी टीटी बाहर भेजना जुर्म है तो हम जरूर करेंगे, कैश बॉयज के जरिए करप्शन करना है तो हम जरूर करेंगे, मंसूर पापड़ वाले के जरिए करप्शन करनी है तो हम जरूर करेंगे, बनी लॉन्ड्रिंग करनी है तो हम जरूर करेंगे। लास्ट वर्ड सर, मेरा सेगमेंट खत्म हो जाए। लास्ट वर्ड मलिक साहब, लास्ट वर्ड जरूर करेंगे। मैं गवर्नमेंट की मलिक साहब किसने रोका है? तो तुसी करो मलिक साहब, करते जाओ, तुसी खांदे जाओ, जी अलीम साहब। अच्छा सर, देखिए जो मैंने कहा ना, मैंने गवर्नमेंट की अपनी शाया करदा रिपोर्ट पर कहा, हुकूमत ने ये कहा, मैंने वो जो इनकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वो इन्होंने असेंबली में पेश की है। उस रिपोर्ट में हुकूमत ने ये कहा कि हमारा एहसास प्रोग्राम 200 अरब रुपए का है, और 200 अरब रुपए में हम उन अफराद को या उन खानदानों को जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनकी 3 इंस्टॉलमेंट्स को ज्वाइंटली इकट्ठा करने के बाद 12,000 का पैकेज तरतीब दे रहे हैं।
अब ये गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ओके मलिक साहब, तो हमने मलिक उनसे साहब, वो ये तो कहा 40 लाख थे ना, आपकी वो तो सर फिर वजाहत आ गई। 1 करोड़ मेरा 60 लाख वाइंड है। अप करना होगा इस डिबेट को, 40 क्योंकि लाख मेरे थे सिर्फ। सेगमेंट का वक्त खत्म हो जाता है। मलिक अहमद खान साहब, हलीम आदिल शेख साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, जाहिर सी बात है इख्तलाफी राय आती है, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि जो अपोजिशन और हुकूमत की राय है ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज वो आप तक लेकर आए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से गुफ्तगू करेंगे, आमिर अहमद अली साहब से। सीडीए ने ऑक्शन की थी, नीलामी की अपने प्लॉट्स की, 17 अरब रुपए इन्हें मिले हैं। 3 रोजा नीलामी थी जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद। जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स के हवाले से उनसे जानेंगे और आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है इस्लामाबाद में डेवलपमेंट के हवाले से, सब कुछ। एक वक्फे के बाद छोटा सा वक्फा ले लीजिए। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। एसएमएस के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर एसएमएस भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतिया जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयारे जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे क्या बदली आपकी राय। बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। ऐ मेरे रब, मेरे बेटे की मदद फरमा। अल्लाह ने उसे पहले ही फतह के लिए चुन रखा है। यानी उस्ताद आजम पेट्रूशियो की तरह तुम्हें भी उस संदूक के बारे में इल्म है। कार्डिनल थॉमस भी उस संदूक के पीछे है और दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये जहर वही है जिसने हजरत आदम के बेटे काबिल से अपने भाई हाबिल का कत्ल करवाया। जब तक तुम संदूक के बारे में नहीं बताओगी तुर्गत तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। मैं तो औखी सौखी होके कर लूंगी पर तुमसे कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि खामोश तुम रह नहीं सकते, काम का तुम्हें पता नहीं, तमीज तुम जानते नहीं, तहजीब तुम्हारे नेड़े से नहीं मिलती। बड़ी आपा जी सलाम। क्या बक रहे हो? मूंछों वाली आपा। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं तुझे कह रहा हूँ मेरी चौधरी साहब एक बीवी है, 4 अलमारियां और 2 पंखे और बस हमारे पास एक ट्यूबवेल, बाग, सब्जियां, हरी कचूर, घास वाले मैदान। अब बोल। ये आपकी सारी बातें नहीं नकली है, बाल भी नकली, ये भी नकली, दांत भी नकली, जज्बात नकली, आंसू नकली, हर चीज नकली। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद
आमिर अली अहमद साहब। आपको वेलकम करेंगे, स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर साहब बताइएगा पीटीवी न्यूज़ के नाजरीन को, ये जो 3 रोज़ा नीलामी हुई जिसका एहतमाम किया गया जिना कन्वेंशन सेंटर में ब्लू एरिया कमर्शियल प्लॉट के हवाले से, उसका इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हुआ, कितना ट्रांसपेरेंटली ये प्रोसीजर अख्तियार किया गया और इतने अच्छे रिस्पॉन्स की वजूहात क्या हैं? आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे रिस्पॉन्स, आमिर साहब? शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये ब्लू एरिया का जो न्यू विजन प्रोजेक्ट था, ये गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने कंसीव किया था और 2 महीने पहले उन्होंने इसे अनाउंस किया था और हमने इसे इम्प्लीमेंटेशन फेज में इसे टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब इसकी ऑक्शन हुई तो बड़ी अच्छी रिस्पांस आई। और इसमें जो जैसे ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा जरिया जो है वो सेल ऑफ ब्रोशर्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, ये सबसे ज्यादा रहा है कंसिडरिंग नंबर ऑफ प्लॉट्स। फिर आप ये देखिए कि 17 अरब रुपया हमने जनरेट किया। ये सक्सेस है सिर्फ इस इदारे की, सीडीए की नहीं, बल्कि ये ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, ये उसकी रिस्पांस है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। आपने पूछा है कि हमारी एस्टिमेशन क्या थी, तो जो सीडीए का बजट एस्टिमेट था उसके अंदर 7 बिलियन हमने प्रोसीड्स जो हैं वो एसोसिएट की थी इस ऑक्शन से। अच्छा। जबकि जो रिजल्ट आया है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा आया है और 17.04 बिलियन रुपया हमने जनरेट किया। तो ये लोगों का कॉन्फिडेंस है और लोगों की डिजायर टू इन्वेस्ट एंड डिजायर टू डू बिजनेस है जो नजर आ रहा है हमें इस रिस्पांस को जो हम जिस तरीके से देख रहे हैं। आमिर साहब ये बताएगा, ये जो कमर्शियल प्लॉट्स की ऑक्शन की गई है तो इसमें कमर्शियल एक्टिविटी होगी किसी खास किस्म की या किसी और एक्टिविटी के लिए भी मुतय्यन किए जा सकते हैं ये प्लॉट्स, और कुल कितने प्लॉट्स ऑक्शन किए गए हैं और ये मरहलावार किए जाएंगे या मजीद, मतलब आगे आने वाले दिनों में मजीद ऑक्शन भी होगी? देखिए, मजीद ऑक्शन भी आएंगी और पहले सीडीए जो ऑक्शन करता था तो 2 सालों में ये फंड जनरेशन होती थी जो हमें 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। इससे हमें इंकरेजमेंट भी मिली और इससे ये भी चीज सामने आई है कि जो ट्रेडिशनल ऑक्शन का तरीकेकार रहा है कि वही जो पुराने एक तरीके चले आ रहे हैं, जो हम ब्लू एरिया देखते हैं पुराना के डब्बे से डब्बा जुड़ा हुआ और उसे बेच दिया गया, जिसकी रिस्पांस इतनी अच्छी नहीं आती थी। सीडीए कभी भी एक वक्त में 2 ब्लू एरिया में प्लॉट नहीं बेच पाता था। इस दफा जो है 12 प्लॉट्स बिके हैं हमारे ब्लू एरिया में, जिसमें हमें जो बिड्स आई हैं वो 15 लाख रुपया गज तक आई है। एक तरफ बात रिसेशन की भी हो रही होती है, रियल एस्टेट सेक्टर के चैलेंजेस की भी बात हो रही होती है, लेकिन साथ ही साथ हम देखें तो 15 लाख रुपया गज जो है वो फिनोमिनल बिड है। इससे पहले ब्लू एरिया की जो कि F6 के एरिया में ब्लू एरिया फॉल करता था, वहां भी 9 लाख की इर्द गिर्द बिड आई है। अच्छा। और ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 1.5 साल पुरानी बात कर रहा कि जिस पे ये बिड आई है, 2 साल पुरानी बात। अब जो है वो बिड्स बहुत अच्छी आई। कमर्शियल एक्टिविटी की जो आपने बात की है, देखिए 17 अरब रुपया जो है वो तो एक इसका पहलू है, लेकिन असल जो इसका मकसद है वो ये है कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होनी है, इस 17 अरब रुपए की जो सेल हुई है इसके अंदर 75 से 100 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यहाँ कंस्ट्रक्शन होनी है, यहाँ इन्वेंट्री क्रिएट होगी रियल एस्टेट की, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जरिए, और वो मजीद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो ये असल मकसद इसका जो है वो सिर्फ ये चीज नहीं है कि हमने 17.04 बिलियन जनरेट किया है, बल्कि जो हम इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे वो असल टारगेट था गवर्नमेंट का भी और हमारा भी। आमिर साहब ये बताएगा, इस्लामाबाद का एक अपना हुस्न है और जाहिर बात है इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल इसको कहा जाता है। ये जो ब्लू एरिया की अब एक्सटेंशन है और कमर्शियलिज्म और आपने का बिजनेस एक्टिविटी होगी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इसका अपने एक हुस्न है और जो कुदरत ने ये जो स्पेस दी हुई है, जो इसकी टोपोग्राफी है, उसको भी मेंटेन किया जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा, या फिर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी की नजर हो जाएगा इस्लामाबाद की तमाम ग्रीन बेल्ट्स? आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो ब्लू एरिया की ऑप्शन है, ये वही एरिया है जो रिजर्व फॉर ब्लू एरिया है ओरिजिनल डॉक्सिएडस के मास्टर प्लान में। इसमें कोई डेविएशन या वो नहीं हम लाए, ये अनयूटिलाइज पड़ा हुआ था बड़े अरसे से, इसको यूटिलाइज किया है। दूसरा, इसकी प्लानिंग में भी जो आपने बात कही है, इस चीज का खास ख्याल रखा गया है कि ये वो ट्रेडिशनल जो व्यू को ब्लॉक करते और सिर्फ हाई राइज आए, वो नहीं है। इसमें एक बाकायदा स्काईलाइन जनरेट की गई है, इसमें छोटे प्लॉट्स भी रखे गए हैं, बड़े भी रखे गए हैं, कोई प्लॉट दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, हर एक के साथ सर्कुलेशन रखी गई है ताकि
वो विजुअली भी खूबसूरत हो। हमने फ्लोर एरिया रेशोज जो हाइट है वो भी ज्यादा दी है, साथ हमने ग्राउंड कवरेज को भी इंप्रूव किया, पार्किंग की एम्पल अपॉर्चुनिटी दी है। हमने तमाम वो मेजर्स लिए हैं कि जो नेचुरल हुस्न है इस्लामाबाद का वो बरकरार रखा जाए। और वो जो कमर्शियलिज्म की आपने बात की है, कमर्शियलिज्म एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट और नेचुरल ब्यूटी ना हो। यस, इट इज अ कमर्शियल एक्टिविटी, यस इट इज द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इस्लामाबाद, लेकिन इसके साथ साथ उसके एस्थेटिक्स का ख्याल रखा गया है। आप ये देखिए जो रिस्पांस की बात हो रही है, हमने इस पे बड़ी मेहनत की है, इसके डिजाइनिंग में भी, इसके लेआउट में भी। कोई प्लॉट भी ऐसा नहीं है जो ब्लू एरिया और मरगलास को फेस नहीं कर रहा, वरना ये होता है कि एक सामने के और एक पीछे के प्लॉट्स बन जाते हैं। इसमें कोई भी प्लॉट ऐसा नहीं है जो फेस ना कर रहा, और जबकि लैंड यूटिलाइजेशन पहले से ज्यादा की गई है। तो हमने इन चीजों को रखा है, और फिर जो इसकी रिसीट्स हैं वो भी इस शहर के ऊपर खर्च होनी है। फाइनेंस सबसे बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन जब हमारे वही सीडीए जो सब जानते हैं इस्लामाबाद के और बाकी भी के, वो तनख्वाहें नहीं दे सकते जी, हमारे पास पैसे नहीं है, यही चलता रहता था मामला। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह सीडीए ने 39 बिलियन का बजट प्रेजेंट किया है। पिछले साल 20 था, उससे पिछले साल भी 20 अरब रुपए का बजट था। इस साल 39 बिलियन है, और इसके अलावा 9 बिलियन सीडीए के अकाउंट्स में पड़े हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन आई है, इससे आमिर साहब, आपने कहा सीडीए ने डेवलपमेंट का बजट पेश किया। इस्लामाबाद की सड़कों की हालात को इतने अच्छे नजर नहीं आते। F6 और F5 हटा के रेड जोन में जहां से हम ये शो भी कर रहे हैं, वो सड़कों की हालात जो है काफी दगरगू हो गए हैं। और डेवलपमेंट इस्लामाबाद में वो 9th और 7th एवेन्यू हमने देखा था। उसके बाद अब चूंकि आपके पास माशाल्लाह 2 कैप्स हैं, तो कुछ बताएंगे वो सोसाइटियां जो हैं वो भी कुछ रेगुलेट करेंगे, वहां पर भी लोगों की बड़ी तादाद बसती है। बात यह है कि इस्लामाबाद में जो है डेवलपमेंट पिछले कई सालों से, जो आपने जिक्र किया 7th एवेन्यू 9th एवेन्यू का, आज से 10 साल पहले, ज्यादा मेरे ख्याल में गुजर चुका है तब कंस्ट्रक्शन हुई, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई इस्लामाबाद में, स्टैग्नेशन आ गई थी। लेकिन अब हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका आगाज कर दिया है। G7 G8 पे इंटरचेंज जो है वो शुरू हो चुका है, अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ था, और अब परसों बुध को वहां उसकी जो डेक स्लैब कहलाती है वो पड़ेगी, जिसके बाद वो तैयार हो जाएगा। सो आप देखिए 7-8 महीने के अरसे में एक इंटरचेंज जो है वो तैयार हो गया। इसके बाद मजीद 3 प्रोजेक्ट्स और आए हैं। इसी तरह 89 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इस्लामाबाद में आ रहे हैं। ये जो सड़कों की हालत हुई है, सड़कें नहीं, आप हॉर्टिकल्चर का हालत देख लें, जो वो हुई है, जो नाले हैं इस्लामाबाद के, उनकी जो हालत हुई है, इन सब के लिए रिसोर्सेज की जरूरत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिसोर्सेज हमने ना सिर्फ ये ऑक्शन से नहीं, हमने रेगुलेटरी फंक्शन से भी फिल किए। ये जो हमने 39 बिलियन का बजट प्रेजेंट किया है, इसमें इस ऑक्शन के तो सिर्फ 7 अरब थे, ये तो अब हमें सरप्लस मिल जाएगा। और एक और चीज भी आप रखिए जहन में कि सीडीए का जो ट्रेडिशनल बजट आता रहा है, अब हमने डेटा भी शेयर किया था कि 2018 में भी और 19 में भी 80 से 85% नॉन डेवलपमेंट और 15 से 20% डेवलपमेंट बजट होता था। इस दफा रिवर्स कर दिया गया है। 64% डेवलपमेंट बजट है जो कि इस्लामाबाद में खर्च होगा इस साल में, और सिर्फ बैलेंस जो 36% है वो नॉन डेवलपमेंट रह जाता है। ये पैराडाइम शिफ्ट है जो किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी में अगर देखी जाए, कि हमने मेजर फोकस डेवलपमेंट के ऊपर कर दिया है। बजट का मेजर कंपोनेंट शहर की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ लाने पे खर्च किया जाए। जो आपने ये गुफ्तगू की, तो आपके साथ साथ वो जो बजटरी डॉक्यूमेंट्स आपने शेयर किए, उनकी तस्वीरें भी चल रही हैं। आमिर साहब बताइएगा, मास्टर प्लान में कुछ असर नौ इसका जायजा लेने की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की थी, कुछ इस हवाले से बताएं कि क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, उसमें इंटरिम प्लान आ गया, अच्छा, और वो पब्लिश भी हो गया है। फरवरी में वो गजट नोटिफाइड भी हो गया है। ट्रेजेडी ये है कि इस्लामाबाद में आज से पहले प्रॉपर बिल्डिंग रेगुलेशंस ही नहीं एग्जिस्ट करते थे। बोर्ड, सीडीए का बोर्ड ऑल पावरफुल बोर्ड के तौर पे फंक्शन करता था। जो चीज बोर्ड में आई और बोर्ड ने फैसला कर दिया, एक्स के लिए एक फैसला आ गया, वाई के लिए कोई और फैसला आ गया। उसको खत्म करने के लिए, डिस्क्रेशन को खत्म करने के लिए, इस मास्टर प्लान डॉक्यूमेंट के कॉन्सिक्वेंस में पहली दफा कमर्शियल बिल्डिंग रेगुलेशंस और दूसरे बिल्डिंग रेगुलेशंस और टाउन प्लानिंग के रेगुलेशंस भी नोटिफाई कर दिए गए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एक गैजेट नोटिफिकेशन की शक्ल में, ताकि डिस्क्रेशन खत्म हो जाए। अब ना मेरे पास ना मेरे बोर्ड मेंबर्स के पास कोई डिस्क्रेशन मौजूद नहीं है। उस डॉक्यूमेंट में जो प्रोविजन दी गई है उसी के मुताबिक अप्रूवल्स आएंगे। इसमें फोकस इस चीज पे किया गया है कि ग्रीन कैरेक्टर को प्रिजर्व किया जाए। एक बड़ी चीज चलती थी कि जी जोन 3 को चेंज कर दिया जाएगा, जोन 3 को बल्कि और सख्ती से प्रिजर्व किया गया है, और इसमें अब एफर्ट किए जाएंगे
ताकि जो ग्रीन एरियाज हैं इस्लामाबाद की पहचान ही इसका ग्रीन कैरेक्टर है और उसको प्रिजर्व किया जाए। और इसमें ज़ाहिर बात है ब्यूटिफिकेशन भी। आप इस्लामाबाद का जू आप मेरे ख्याल में आप बताइएगा, ये शायद वजारत मौसमियाती तब्दीली के सपोर्ट हो गया, वरना उस हवाले से भी मीडिया में बहुत आ रहा है। MCI वो उसके पास और वजारत ये जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है उनके पास ये इसका इंतजाम चला गया। CDA के पास ये नहीं है। CDA के पास अब इंसिडेंटली ये जो कई चीजें सैनिटेशन CDA के पास नहीं रहा, लेकिन हम विलिंग हैं, हम कहते हैं हम काम कर देते हैं अगर काम नहीं हो रहा। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास प्रीवियस एक्सपर्टीज मौजूद है, तो क्यों इस शहर की हालत को खराब किया जाए। हम सैनिटेशन के मसाइल हैं, नालों की सफाई है, हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो अब डोमेन MCI की भी चली गई, लेकिन अगर उस पर काम नहीं हो रहा, CDA is there, CDA is willing to contribute and intervene wherever possible। और आप देखेंगे बहुत जल्द आपको एक्टिविटी नजर आएगी, और इस एक्टिविटी से अगेन शहर की खूबसूरती तो एक चीज है, जैसे मैंने पहले कहा था, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सिमल्टेनियसली होगी इंशाल्लाह। मेयर इस्लामाबाद के साथ भी उनके ऑफिस और CDA में बेहतर इश्तराकी अमल है। देखिए वो एक अलग इदारा है, CDA अलग है, सब ने अपने डोमेन में रहते हुए काम करना है और मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करना है। इसीलिए मैंने ये कहा कि कहीं जहां गैप है वहां वी आर विलिंग। इसमें कोई फर्क नहीं है कि उस पर तख्ती क्या लगी हुई हो, हमें काम चाहिए और शहर को भी काम चाहिए, और वो हम करने को तैयार हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। चीफ कमिश्नर चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। इस्लामाबाद जो दारुल खिलाफ है, इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, उसके हवाले से जो उनके प्लान ऑफ एक्शन है वो भी हमारे साथ शेयर किए। हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करते रहेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि इस्लामाबाद जो कि एक शोकेस सिटी होता है, कैपिटल है किसी भी मुल्क का, उसे मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा, उसकी जो कुदरती हुसन है उसको भी बरकरार रखा जाएगा, और साथ में जो तरक्याती अमल है उसको ज़्यादा तेज़ी उस पर लाई जाएगी। आज की ये डिस्कशन थी, आज का शो था। आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पे जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही सेहत रही तो कल रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रशटी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।